हेलो दोस्तों, लिब्रस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि मैं इस लिब्रस क्लास के डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप तक हिंदी व्याकरण का एक सीरीज चला रहा हूं और उस सीरीज में आपने अब तक संधि भाग पढ़ चुका है। और दूसरा चीज अब हमारा जो चल रहा है वह चल रहा है हिंदी व्याकरण का वर्ण विचार टॉपिक। जो हमारा चल रहा है वह चल रहा है वर्ण विचार। वह हमारा जो चल रहा है वह वर्ण विचार चल रहा है। और आज की जो क्लास संख्या है, क्लास संख्या 3 है। आज की यह क्लास संख्या 3। आज हम वर्ण विचार पे तीसरी क्लास ले रहे हैं। बड़ा ही गहन क्लास हमारा है यह। इस पे जो है आपको वर्ण विचार से कोई समस्या नहीं रहेगी। इससे पहले हम आपको बता दें कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों का वर्गीकरण हमने पूरा बता दिया कि स्वर कितने हैं, व्यंजन कितने हैं, अस्पर्शी व्यंजन कितने हैं, और भी अन्य चीजें हमने बताया। जैसे अंतस्थ व्यंजन कितने हैं, ऊष्म व्यंजन कितने हैं, ये सारा चीज मैं बता चुका। उसके बाद अब जो चल रहा था मैं स्वरों के वर्गीकरण पे, कि स्वरों का वर्गीकरण कैसे किया गया। तो हमने दूसरी वीडियो में देखा कि स्वरों का वर्गीकरण कैसे किया गया, उनको किन किन आधारों पर बांटा गया। अब उसमें एक आधार और आ रहा था कि उच्चारण स्थान क्या था। अब उच्चारण स्थान होता क्या है, सबसे पहले हमको इसको समझने की जरूरत है। तब हम उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों को बांट सकते हैं कि उनका उच्चारण स्थान, एक एक स्वर का उच्चारण स्थान क्या क्या हो सकता है। तो इसलिए उस चीज को देखने के लिए अब हमको अगले वीडियो की तरफ चलना होगा। तो अब तक हमने जो है जो पढ़ा कि स्वरों का उच्चारण जो है, स्वरों का वर्गीकरण हमने पूरी अच्छी तरह से पढ़ लिया। स्वरों के वर्गीकरण के बाद जो है उसमें जैसा कि अभी हमने बताया कि उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण अब हमको देखना है। जब हम उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण देखेंगे तो अब सीधे सीधे आते हैं कि उच्चारण स्थान क्या है हमारे, कहाँ कहाँ से हमारे उच्चारण होते हैं वर्णों के, उसके बारे में हमको थोड़ा सा देखने की जरूरत है। तो आइए हम क्लास संख्या 3 स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें। तो आइए हम चलते हैं। हम आपको बता दें कि देखिए, जैसा हमारा उच्चारण स्थान क्या क्या हो सकता है। जैसे कहने का मतलब, अगर मान लीजिए ये आपका गले का फिगर है, भाई बहुत अच्छा, अगर आपका ना बने तो आप नाराज मत होइएगा। ये हमारा फिगर है जैसा कि हमने देखा। यहाँ पर लीजिए, हम आंख भी अपना बना देते हैं। ये है हमारा, यह फिगर है, आपको स्पष्ट दिख रहा होगा। अब चूंकि अर्थात आपने देखा होगा कि हमने कहाँ से बनाया हुआ, यहाँ से ये पूरा हिस्सा अपने सर का बनाया हुआ। भाई बोलते कहाँ से हैं आप, यही यही गले के ऊपर से जितना आप बोलना होता है बोलते हैं। तो इन्हीं में कौन कौन सा उच्चारण स्थान हमारा होता है वह देखते हैं। तो जैसे देखिए, ये वाला हिस्सा है, इस वाले हिस्से को गले में, यानी कि हमारा ये वाला है। आप अगर अपने गले को टच कीजिए अपने गले को, टच कीजिए। यहाँ पर देखिए हल्की सी हड्डी दिखाई देती है। हड्डी दिखाई देती है कि नहीं दिखाई देती है? टच कीजिए, टच किया, हड्डी मिला। अगर इस हड्डी वाले स्थान को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कंठ। इसको अगर हम बात किया जाए तो कंठ कहते हैं। इसको देखिए दो तरह से लिखा जाता है। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, कंठ भी लिखा जाता। दूसरी चीज अभी हमने ये बनाया, देखिए जीभ आपकी बनाई हुई है, जीभ बनाई हुई है, ये दंत है, ये ओष्ठ।
अब देखिए ये जो इसमें हिस्सा है ये आपकी नाक है, इसको हम नाक को नासिका कह सकते हैं। नासिका यानी कि नाक से बोले जाने वाले वर्णों को कौन कौन से हैं वो भी अभी हम देखेंगे। उसके बाद देखिए हमारे मुंह में जो एक ऊपर का हिस्सा है, मुंह के अंदर देखिए यूं आकार बना है, यूं आकार बना है, बीच में हमारी क्या हुआ है, जीभ है। तो ये जो ये आकार है इसको, ये वाला हिस्सा यानी कि हमारे अगर मुंह की बात किया जाए तो ये ऊपर का हिस्सा, ऊपर का जो हिस्सा है उस हिस्से को, इस हिस्से को हम कहते हैं ताल। इस हिस्से को क्या कहते हैं, ताल। क्योंकि ये हमारी जीभ है और बीच में ये जो गैपिंग वाला हिस्सा बना हुआ है, बीच वाला जो ये जीभ और ऊपर से तालू के बीच में जो गैपिंग वाला स्थान है, गैपिंग वाला, हाँ ये वाला हिस्सा, इसको कहते हैं मूर्धन। इसको क्या कहते हैं, मूर्धन। इसको कहते हैं मूर्धन। और उसके बाद जो है, जो अंदर हमारा यह जीभ के बाद जो है ये दांत है आपका, तो इसको कहेंगे क्या, दंत। दंत, दंत का देखिए दांत का तत्सम रूप भी दंत होता है, दंत और दंत, ठीक। और उसके बाद इसके आगे हमारा ओंठ लगा हुआ है कि नहीं है, तो इसको कह देते हैं ओष्ठ। इसको कह देते हैं ओष्ठ। ये हमारी स्वर तंत्रियां, अगर हम इनकी बात करें तो स्वर तंत्रियां, स्वर तंत्रियां ये हमारी सभी क्या हैं, स्वर तंत्रियां की आवाज बोलने वाले जो स्थान है हमारे, ये हैं। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 और 6। हमारी ये 6 स्वर तंत्रियां हैं। हम कोई भी बात बोलते हैं, कोई भी वर्ण बोलते हैं, उनको इन्हीं के आधार पर ही हम बोलते हैं। तो अब अगर इसको हम बात करें स्वर तंत्रियों को, आपको मुझे लगता है अच्छी तरह समझ गए होंगे कि स्वर तंत्रियां हमारी कौन कौन सी हैं। तो एक नाक है, नासिका हो गया, जो दांत है दंत हो गया, ओंठ है ओष्ठ हो गया, और जो ये ऊपर वाला जीभ के ऊपर वाला हिस्सा है तालु हो गया, और ये मूर्धन्य हो गया। ये होता है। अगर इसको छोड़ दिया जाए, जो हमारी जीभ है ना, ये जीभ ही सबको बताती है कि किसका उच्चारण स्थान कहाँ है। जिसको जीभ बताए वही उसका उच्चारण स्थान होता है। अब देखिए कैसे बताता है, ये आपने स्वर तंत्रियां आपने समझ लिया होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें अगर, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जी हाँ, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम इसी पे थोड़ा सा और आगे चलते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं और आगे चलते हैं। इन चीजों को हम यहाँ पे लिख देते हैं, जैसा कि अभी हमने यहाँ पे बताया था। ये क्या हमने बताया था, तालु बताया था। और दूसरा चीज जो ये गैपिंग वाला हिस्सा है, गैपिंग वाले हिस्से को हमने क्या बताया था, मूर्धन्य बताया था। क्योंकि उसको बड़े में हमने करके दिखा दिया था, अब छोटे में देख लो भैया। और ये जो हिस्सा है इसको हमने बताया था दंत। दंत या उसी को कहते हैं दंत, उसी को कहते हैं दंत। और जो ये वाला हिस्सा है इसको कहते हैं ओष्ठ। ओष्ठ, बताओ वही चीज लिखा है नहीं, 6 हैं, 2 4 2 6। इन्हीं चीजों के बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए हम चले जाते हैं सीधे अब व्यंजन वर्ण। स्वर तंत्रियां हमारी क्या हो गई, ये हो गई। अब हम व्यंजन वर्णों को थोड़ा सा जान लेते हैं कि हमारे व्यंजन वर्ण की बात करें, व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण। और व्यंजन वर्ण में हम जो है पढ़ रहे हैं अब स्पर्शी व्यंजन की बात हम करेंगे। स्पर्श व्यंजन की बात कर रहे हैं, स्पर्श व्यंजन की बात कर रहे हैं। और स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या की अगर हम बात करें, कुल संख्या की अगर हम बात करें तो कुल संख्या हमारी है 25। अभी हम इन्हीं पे चलते हैं, उसके बाद हम आपसे डायरेक्ट पूछेंगे कि कौन किस वर्ण का उच्चारण स्थान क्या हो सकता है। आइए अब हम देखते हैं
कि जैसे कहने का मतलब है कि हम वर्ण बोल रहे हैं कि का, खा, गा, घा और का, खा, गा, घा। अभी इतने को देखते हैं, इनको जरा आप बोल के देखिए, इसको देखिए, इनको बोल करके देखिए आप। बोल करके जब आप देखेंगे, देखिए बोल करके देखिए कहाँ पे इसका प्रभाव पड़ रहा है। प्रभाव कहाँ पे पड़ रहा है, आपको प्रेशर कहाँ पे पड़ रहा है। देखिए का, खा, गा, घा, इतने ही वर्णों को बोलिएगा। का, खा, गा, घा, का, खा, गा, घा। आप जब बोल रहे हो, देखो बोल रहे हो तो कहाँ जा रहा है प्रभाव, गले पे जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है। तो इसका उच्चारण स्थान फटाफट बताओ, फटाफट बताइए आप। उच्चारण स्थान इसका क्या हो जाएगा? तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ। इसका उच्चारण स्थान आपने सही पहचाना। इसको बोलने में हमको सर्वाधिक इस पे प्रभाव पड़ा। जैसे ही आप बोलते हैं, हमारा प्रभाव कहाँ पड़ रहा है? यहाँ पे पड़ रहा है। तो इस प्रकार से आपका उच्चारण स्थान इन वर्णों का का, खा, गा, घा, ये आप देख लिए। ये मैं मिटा दे रहा हूं ताकि इसकी जगह पे हमें और कुछ भी लिखना। चलिए अभी रहने देते हैं, अभी थोड़ी देर बाद फिर मिटाएंगे। का, खा, गा, घा, आपने ये देखा। अब चलिए इसके बाद वाले वर्णों को देखते हैं। अब हम जो है बताएगी, हमारी जीभ बताएगी कौन से वर्ण का उच्चारण कहाँ हो रहा है। आइए देखते हैं। इसके बाद क्या आता है? वर्ण आता है हमारा चा, छा, जा और झा। आप जरा बोलिए। देखिए ये वाला हिस्सा जो है, मान लीजिए हमारा जो ऊपर वाला हिस्सा, हमारे हाथ को देख लीजिए, और ये जो है हमारी जीभ है। बीच में ये जो स्थान है, इसको हम कहते हैं क्या? मूर्धन्य। क्योंकि हमारा मान लो ये मुंह है और ये ऊपर वाला तालू वाला हिस्सा है। आप जब बोलते हो, इन वर्णों को बोल करके देखो, इन वर्णों को बोल करके देखो। जब कहते हो, जीभ आपको किधर है? जैसे चा, जब चा बोल रहे हो तो ये जीभ जो है आपका ताल में देखिए टच करके, चाट करके चली जा रही है। जैसे कहते हो चा, छा, जा, झा, इन वर्णों को बोल रहे हैं तो आपकी जीभ कहाँ जा रही है? जीभ किसको वर्ण, यानी कि इसको टच करते हुए, चाटती हुई चली आ रही है। चा, छा, जा। जब इन वर्णों को चाटती हुई चली आ रही तो भैया बताओ, जीभ इशारा करेगी कि कौन सा वर्ण का कौन सा उच्चारण स्थान है। तो आप खुद बताओ, तय करो। जी हाँ, आपने सही सोचा, आपने सही सोचा। इसका उच्चारण स्थान तालु हो सकता है, इसका उच्चारण स्थान तालु हो सकता है। आप बोल करके देख लिए। बोल करके आपने क्या देखा? चा, छा, जा, झा। अभी लास्ट वाले वर्ण में नहीं बोल रहा, उसका कारण है, उसका कारण है, वो कारण अभी सामने दिख जाएगा। अगले वर्ण की अगर हम बात करें तो बात आता है टा, ठा, डा और ढा। इसकी बात आती है। जरा ये बताइए, वही सेम सिचुएशन अगर हम कर लें, ये हमारा तालु वाला हिस्सा हो गया, ये जीभ हो गया, बीच में मूर्धन्य है। अभी तक हम चा, छा को बोल रहे, जैसे कह रहे थे चा, छा, जा, झा। ये जीभ हमारा क्या हो रहा था? चाट रहा था इसको। लेकिन जैसे ही टा बोलते हो, टा, ठा, डा, आप देखिए ये चीज देखिए क्या है? टा, ठा, डा, टा, ठा, डा। यानी कि जो आप, ये जो गैपिंग है हमारा, गैपिंग वाला हिस्सा जो है, गैपिंग वाले हिस्से में क्या होता है कि हमारी जीभ जैसे ही टच करने जा रही है तालु को, लेकिन वहां न टच करके ऐसा लग रहा है जैसे कोई बुला रहा है, भैया उधर कहाँ जा रहा है यार, इधर 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 कहाँ जा रहा है उसको टच करने। तो ये जीभ जैसे ही आती है, मुड़ जाती है। किस हिस्से में मुड़ रही है? मुड़ रही है किसमें? जो हमारा ये तालु है, ये तालु है, और ये जो हिस्सा है जीभ ऐसे जा रही, यहीं पे ऐसे मुड़ जा रही है। यानी कि जीभ का ये वाला हिस्सा हल्का सा टच हो जाए तो हो जाए, नहीं तो नहीं ही होगा। तो मूर्धन्य वाले भाग में यह जीभ हमारा क्या हो रहा है? टच हो रहा है। तो यानी कि टा, ठा, ड और ढा का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा?
मूर्धन्य हो जाए। आपने सही सोचा। जैसा कि बोल करके देख ले, टा, ठा, डा, ढा। आपने बोल करके देखा और इसका उच्चारण स्थान आपको मिल गया। तो इस प्रकार से इसका उच्चारण स्थान क्या हुआ? क्या हुआ? मूर्धन्य। क्या हुआ? मूर्धन्य। आपका यह उच्चारण स्थान मूर्धन्य हो गया। मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा होगा ये चीज। बहुत अच्छी बात है, समझ में अगर आ रहा है। तो इसके बाद अगर वर्ण की बात करें तो आता है ता, था, दा, धा। ता, था, दा और धा। इनको जरा बोलिए। देखिए, ये हमारी जीभ है उसी पोजीशन में, लेकिन अब आगे जो दांत है, देखिए जैसे हम कहते हैं ता, ता, जीभ जो है दांत को ठोकर मारती है बाहर निकलने के लिए। दांत क्या करता है? रुक जा भैया, रुक जा, कहाँ जा रहा है यार? कहाँ जा रहा है? इधर आ, इधर आ, इधर आ। कहाँ जा रहा है? रुक गया, दबा दिया, कहा बाहर नहीं जाना है, रुको, कहीं नहीं जाना। ता, था, दा, धा। यानी दांत हमारी जीभ को क्या कर रहा है? दबा दे रहा है। यानी जीभ को, जीभ दांत को क्या कर रही है? ठोकर मार रही है। तो जिन वर्णों को बोलने में जीभ दांत को ठोकर मारने लगे उन्हें क्या कहेंगे? दंत। आपने सही पहचाना। उन्हें क्या कहेंगे? दंत वर्ण कहेंगे। दंत वर्ण कहेंगे। ये हो गया। मुझे लगता है यहां तक आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। आप अगर चाहें तो बोल करके देखें। मैं रुका हुआ हूं, कहीं जा नहीं रहा हूं, वीडियो को पॉज कर दीजिए और बोल करके देखो हो रहा है कि नहीं। हो रहा है तो आगे चलते हैं। इसके बाद वर्ण आता है हमारा पा, फा, बा और भा। देखिए, यहां पर जीभ की सहायता लेने की जरूरत नहीं है। आप अपने होठों को चाहे ऐसे खोल दीजिए या बंद कर दीजिए। उसके बाद इन वर्णों को बोलिए। अगर आप वर्णों को खोल दीजिए, अ, 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 अ कह रहे हो, यानी कि पा, फा, बा, भा नहीं बोल पा रहे, दोनों होंठ है ना, कहता पा, होंठ चिपक रहा है, पा, फा, बा, भा। इन वर्णों को बोलने में ओंठ का सहारा लिया जा रहा है। यानी कि ये वर्ण हमारे कौन से हो गए? ओष्ठ। ओष्ठ वर्ण हो गए। अब इसमें बताओ, हमने कहा कि स्पर्श व्यंजनों में 25 वर्ण होते हैं। अभी कितने हुए? अभी कितने हुए? काउंट करके देख सकते हो। 20 हुए हैं, 20 हुए हैं। 5 वर्ण और बचे हुए हैं, इनके पांचवें अक्षर, जिन्हें हम पंचमाक्षर के नाम से जानते हैं। पांचवा अक्षर है, इसलिए उसको पंचमाक्षर कहेंगे। इसलिए उसको क्या कहेंगे? पंचमाक्षर कहेंगे। क्योंकि ये परिवार से थोड़ा सा इनकी खटक चुकी है। परिवार से थोड़ा सा, जब परिवार में खटक जाता है ना तो क्या होता है? नाक फुला लेते हैं, और जब नकिया फुला लेते हैं तो नकियम बोलते हैं। है या नहीं? सही सही बताओ। अगर परिवार में थोड़ा सा खटका गया तो अपने ही परिवार के लोगों से क्या करेंगे? नाक में बोलना स्टार्ट कर देते हैं। तो देखो, बोल करके देखो, कहो ङा, ञा। अब तक झा कह रहे थे, ञा। चूंकि खटक चुका है, विवाद थोड़ा सा बढ़ गया है, और जब विवाद बढ़ गया तो नाक में बोलना भैया स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि परिवार से जब भी विवाद बढ़ता है तो नाक में बोलना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। बंटवारा तो बाद में होता है। तो नाक में बोलना स्टार्ट कर दिए। ये भी भैया क्या है? नाक से बोलना स्टार्ट कर दिए। अड़ा, ना और माँ। क्योंकि इस परिवार से, परिवार के हिस्सा तो हैं, जो परिवार के हिस्सा है तो उन्हीं के साथ रहेंगे। लेकिन लेकिन क्या होगा? नकिए में बोलेंगे, क्योंकि क्योंकि खटक चुका है। जब नकिए में बोलेंगे तो इनको हम एक साथ ले लें। ये जितने भी नाक में बोलने वाले हैं, इन वर्णों को बोल करके आप देख सकते हैं, और इस वर्ण को हम कहेंगे नासिका वाले वर्ण। यानी कि जो पांचवें अक्षर होते हैं, पांचवें वर्ण होते हैं, उनको नासिक वर्ण कहते। यहां से आपका प्रश्न बहुत ही पूछता है कि निम्न में से कौन सा वर्ण कंठ है, कौन सा वर्ण तालु है।
अब उसको तालु की जगह तालब्य भी कह दिया जाता है। तो इस प्रकार से इनको आपने देखा, आप इनको देख सकते हैं। अब थोड़ा सा इनको हम यहां से इसमें थोड़ा सा कुछ एक ट्रिक आपको बता दें, एक ट्रिक बता दें। एक ट्रिक बता देते हैं हम आपको, ताकि जो है इसको भूले ना आप। अगर मान लो कंठ ताल मूर्धन्य और दंत और ओष्ठ भूल जाएं, तो इसको, कितने लोगों के पास केटीएम गाड़ी है बताइए? केटीएम गाड़ी कितने लोगों के पास है? चलो भैया केटीएम से हम लोग चलते हैं। केटीएम यानी कि के टी एम, और लगाएंगे क्या? डीओ लगाएंगे, डीओ लगाएंगे, महकेंगे और केटीएम गाड़ी से फुर फुर करना स्टार्ट कर देंगे। तो भैया ये जो है हमने ट्रिक बताया है, ये क्या है? केटीएम से जाएंगे, डीओ लगाएंगे, दाल रोटी खाएंगे, और क्या? केटीएम से जाएंगे, डीओ लगाएंगे, दाल रोटी खाएंगे, और क्या? और टेट सुपर टेट में है क्या? टेट सुपर टेट में है क्या? केटीएम से जाओ, गाड़ी भगाओ और वर्णों को पहचान करके चले जाओ। केटीएम, के से कंठ, टी से ताल, यम से मूर्धन, डी से दंत, ओ से ओष्ठ। तो केटीएम चलाना, दंत ओष्ठ मूर्धा सब कुछ याद रखना। तो अब तो नहीं भूलेगा, मुझे लगता है नहीं भूलेगा। क्या? केटीएम डीओ की बात कर लीजिए। लेकिन ये देखिए केटीएम डीओ को आप कब तक याद रखोगे यार? ये ट्रिक था, जिनको नहीं समझ में आई, मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ना, तो उसको 2-3 बार वीडियो देख लीजिए। वैसे अगर इस तरह से नहीं पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो जान लीजिए कि समस्या तो है। बुद्धि लब्धि अपनी नापिए, आईक्यू अपनी मापिए, आपको अपने पढ़ाई पर समीक्षा करने की जरूरत है। तो इसलिए इतना स्लो पढ़ाने के बाद और इतने आराम से पढ़ाने के बाद अगर नहीं समझ में आ रहा है, आपने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो देखे, लेकिन इतना स्लो वास्तव में बताओ किसी ने पढ़ाया है? आइए, तो केटीएम डीओ लगाइए। अब जानिए, जानते हैं कंठ ताल मूर्धन्य दंत और ओष्ठ। अब जरा बताओ, इन वर्णों के आधार पर अगर इन चीजों को हमने जान लिया, अगर इस चीज को हमने जान लिया है, तो कोई भी वर्ण अगर आपको बोलें तो आप बता सकते हो या नहीं? सीधे सीधे बताओ, आप बता सकते हो या नहीं? आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें, देखिए मैं हट जा रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम आगे चलते हैं। एकदम स्क्रीनशॉट लेने के लिए पूरा अवसर है आपके पास, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद ही मैं आगे बढ़ूंगा, स्क्रीनशॉट लेने के बाद ही मैं आगे बढ़ूंगा। चलिए आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं। अब जरा इस पे एक क्वेश्चन हम पूछ लें कि निम्न में से, क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें हम बना देते हैं, आपका प्रश्न आ जाए, जैसा कि अभी आपने देखा कि इसको देख लिया, इसका उच्चारण स्थान। प्रश्न आपका कैसे बन सकता है? प्रश्न 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 बन जाए कि निम्न में से आ का अ का उच्चारण स्थान है, उच्चारण स्थान है। और आपको ऑप्शन में दे दिया गया, ऑप्शन में का ऑप्शन मिला ताल, खा ऑप्शन मिला मूर्धन्य, गा ऑप्शन मिला कंठ, और घा ऑप्शन मिला ओष्ठ। आ गया ऑप्शन? तो गई त्री, ये तो सर ने पढ़ाया ही नहीं,
पढ़ाई नहीं, क्योंकि अभी तो मैंने क्या पढ़ाया, का से माँ तक पढ़ाया। अरे भैया कहाँ भाग रहे हो, इसको देखो मैंने स्वर तंत्रिया नहीं पढ़ाया है। इसके आधार पे आ को बोलो, इसको बोलो, बोलो आ का उच्चारण स्थान बोलो कि कहाँ है, आ का उच्चारण स्थान कहाँ हो सकता है, उसको बोलो कि क्या हो सकता है। तो देखिए बोलो आ आ, जैसे ही आप बोलते हो कहाँ पे प्रभाव जाता है, कंठ पे। तो आपका ये बताओ आंसर सही हुआ या नहीं हुआ ना। चलो दूसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ऐसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा। दूसरा प्रश्न पूछ लेते हैं, निम्न में से निम्न में से निम्न में से हम अगर आपको प्रश्न दे दें, आपको प्रश्न दे दें, प्रश्न आपके सामने आ रहा है कि निम्न में से शा का उच्चारण स्थान होगा, उच्चारण स्थान क्या होगा, निम्न में से शा का उच्चारण स्थान क्या होगा। आपको ऑप्शन में यही सारे मिल जाए, का मिल जाए ताल, खा मिल जाए, खा मिल जाए दंत, और गा मिल जाए कंठ, और घा मिल जाए मूर्धन। आपको ऑप्शन वही मिला, ऑप्शन वही मिला। आप फिर से शौक में चले गए, कहे का से माँ तक पढ़ाया था, तो पढ़ा ही नहीं, कैसे बताऊं। अरे भैया इसको देखो, शा, इसको जो बोलते हैं शा, शा शा शा, ये शा बोलते हैं तो इसको ये टच होता है। कुछ लोग इसको बड़का सा बोलते हैं, भैया बड़का सा नहीं बोला जाता है, ये इसका, ये इसको अगर कहना हो तो आपको इसको कहते हैं तालव्य सा। तो इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, ताल होगा। चलिए एक क्वेश्चन और पूछते हैं कि, चलिए इस सा का उच्चारण स्थान बता दीजिए। सा का उच्चारण स्थान, ये जितने क्वेश्चन लिख रहे हैं बड़े ही महत्वपूर्ण है। उच्चारण स्थान क्या होगा, क्या होगा, सा का उच्चारण स्थान क्या होगा। आपको का ऑप्शन दे दें, यही ताल, खा ऑप्शन दे दिया हमने दंत, गा ऑप्शन दे दिया हमने कंठ, और घा ऑप्शन दे दिया हमने मूर्धन। आपको जो प्रैक्टिस सेट करवाएंगे ऐसे वर्ण बहुत 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 सारे मिलेंगे। आपको ये सारे ऑप्शन हमने दे रखी है, ये सारे ऑप्शन हमने दे रखी है, भैया बताओ इसमें कौन सा होगा। फिर शौक में पड़े, कही तेरी ये तो सर ने पढ़ा ही नहीं। अरे भैया क्यों नहीं पढ़ाया, उसको देखो यार, ये सा है, सा, इस सा को बोलते हैं तो देखो जैसे बोलते हैं तो जीभ हमारी दांत पे टच कर जाती है, और जब इस सा को बोलते हैं सा, सा, तो इसको दांत पे टच कर जाती है, इसलिए इसको दंत सा कहते हैं, दंत सा, दंत सा इसको कहते हैं। इसको ध्यान दीजिएगा। एक सा और बचता है, उसको भी इसी वक्त देख लेते हैं, एक सा इसको भी देख लेता है। प्रश्न संख्या 4 है कि सा, इसको कुछ लोग खा पढ़ते हैं ना, खा नहीं है सा है, शा, शा, कुछ लोग खा पढ़ देते हैं, लेकिन ये क्या है, शा, 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 शा। तो शा का उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान होगा, क्या होगा। ऑप्शन में हमने दे दिया आपको का, आपको दे दिया क्या, वही कंठ दे दिया, खा दे दिया, ताल दे दिया, गा दे दिया,
मूर्धन्य दे दिया और घा दे दिया। घा का जो ऑप्शन दे दिया वह है दंत। ऑप्शन वही है। देखो आप लोग देखो यार, कुछ लोग इसमें प्राइमरी में पढ़ने वाले हैं, कुछ लोगों ने प्राइमरी में पढ़ा होगा। प्राइमरी में अब इसको कैसे जानते हैं? इसको बच्चों को क्या पढ़ाते हैं? इसको बच्चे पेट कटा सा पढ़ते हैं। अरे भैया पेट कटा सा नहीं है यार। पेट कटा सा क्यों कहते हो? ये पेट कटा सा है। अरे पेट कटा सा नहीं, उसको पेट कटा सा मत बताओ यार। हिंदी पढ़ने वाले हो, और हिंदी पढ़ने वाले विद्यार्थियों के मुंह से ये पेट कटा सा का उच्चारण सही नहीं है। आप अपनी भाषा की बेइज्जती कर रहे हो। ये जो है इसको जब बोलते हो शाह, बोलते हो शाह, ये शाह बोलते हो तो ये मूर्धन्य। इसीलिए प्राइमरी पहले जो पढ़ाया जाता था ना, पहले कहते थे मूर्धन्य सा, मूर्धन्य सा, मूर्धन्य सा मूर्धन्य सा, उसको गुरुजी पढ़ाया करते थे। तो ये इस प्रकार से इसका उच्चारण स्थान मूर्धन्य है, इसीलिए इसको मूर्धन्य सा प्राइमरी में पढ़ाते थे। तो इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए एक और उदाहरण देते हैं, एक और प्रश्न देते हैं। आपको इसी तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर आपसे हम कह दें कि री का उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान होगा, री का उच्चारण स्थान होगा क्या? ऑप्शन में अगर हम आपको दे दिए का वाला कंठ दे दिए, खा की बात अगर हम करें, खा दे दिए, तालु दे दिए, गा दे दिए, मूर्धन्य दे दिए, मूर्धन्य दे दिए और घा दे दिए, दंत दे दिए, तो अब बताओ। री, री, जो री की बात करते हैं तो मूर्धन्य, इसीलिए इसको मूर्धन्य वर्ण कहा जाता है। अगर इसका उच्चारण स्थान री का पूछ लिया गया तो मूर्धन्य वर्ण बोला जाएगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि आपसे इंटरव्यू का प्रश्न है, इंटरव्यू का प्रश्न है कि एक शब्द अगर दिखा जाए तो कृष्ण, कृष्ण और कृष्ण, कौन सा इसमें सही होगा? इसमें ये वाला कृष्ण सही होगा। क्यों? क्योंकि ये जो है मात्रा री की मात्रा है, और री जब हम कृष्ण बोलते हैं, जरा देखिए, जब री का उच्चारण करते हैं ना, री का उच्चारण करते हैं तो मूर्धन्य उच्चारण स्थान पे चला जाता है, और जब मूर्धन्य वाले उच्चारण स्थान पे चला जाएगा, इसलिए वाला, और इसको क्या कृष्ण, 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 कृष्ण। तो इसमें देखिए दंत रा का उच्चारण नहीं कर रहे हैं, और दंत रा का उच्चारण करेंगे नहीं तो ये वाला गलत होगा और ये वाला सही होगा। इसी प्रकार से होगा। इसीलिए कृष्ण को इस प्रकार से लिखा जाता है। इंटरव्यू में पूछा जाने वाला प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अच्छा विद्वान अगर पढ़ जाएगा तो जरूर आपसे पूछेगा, इस चीज को जरूर ध्यान रखिए। तो ये रहा आपका जो है, आपने देखा स्पर्श व्यंजनों को इस तरह से देखा। आइए एक बार और देख लेते हैं कि आपने क्या क्या देखा। आपने देखा हिंदी व्याकरण में वर्ण विचार क्लास संख्या 3 आप देख रहे थे, और व्यंजन वर्ण पढ़ रहे थे। इसमें स्वतंत्रियों को आपने पढ़ा, स्वतंत्रियों में स्पर्श व्यंजनों को किस प्रकार से उनका उच्चारण स्थान कहाँ कहाँ हो सकता है, उनको आपने देखा। उसके बाद जो है कुछ हमने वर्णों को लिया, कुछ उदाहरण लिए, कुछ प्रश्न हमने बताए किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और शा का उच्चारण इस प्रकार से और भी 2-1 प्रश्न हमने दिया। तो इस प्रकार से आपका यह रहा। यह जो है रहा। अब हम आगे थोड़ा सा चलें, आगे चलें या बहुत अधिक, अगर मुझे लगता है कि वीडियो बहुत अधिक लंबा हो रहा है, इसलिए हमें यहीं पे विराम देना चाहिए। तो अगली क्लास के लिए हम मिलेंगे अगले वीडियो में, मिलते हैं। तब तक इस तरह के प्रश्न आप जरूर सॉल्व कीजिएगा, इस तरह के प्रश्न जरूर आप सॉल्व कीजिएगा। इस प्रकार से सभी वर्णों को हम देख लेते हैं। अगर आप इसमें थोड़ा सा और देखना चाहें तो उन वर्णों के उच्चारण स्थानों को और भी हम थोड़ा सा गहन रूप से देख सकते हैं, सभी वर्णों को।
फिलहाल उसको हम प्रैक्टिस सेट में सॉल्व करवाना चाहेंगे, क्योंकि आप उच्चारण स्थान अच्छी तरह से देख चुके हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।